हेलो गाइस, तो आज अपन पढ़ने वाले हैं ब्लड कोऑगुलेशन। ठीक है, तो ब्लड कोऑगुलेशन जो होती है, इट इज़ द प्रोसेस, द फाइनल स्टेज ऑफ होम्योस्टेसिस। ये होम्योस्टेसिस की क्या होती है? फाइनल स्टेज होती है। इट इज़ द प्रोसेस इन विच द ब्लड इज स्टॉप्ड आफ्टर 6 to 10 मिनट। ठीक है, जब ब्लीडिंग होती है तो ब्लीडिंग होने के बाद जब हमारा जो ब्लड है वो क्या होता है, 6 से 10 मिनट में क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। क्या हो जाता है? बहना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो वही प्रोसेस क्या होती है, ब्लड कोगुलेशन की होती है। तो ये होम्योस्टेसिस की थर्ड लास्ट प्रोसेस होती है, थर्ड और लास्ट प्रोसेस होती है। और 6 से 10 मिनट में क्या हो जाता है, हमारा ब्लड क्लोट होने लग जाता है, यानी द क्लोट इज फॉर्म्ड एंड बिकम अ जेली लाइक मास्क। यानी इसमें क्या होता है, जो ब्लड होता है वो क्या हो जाता है, क्लोट हो जाता है और बिकम अ जेली लाइक मास्क। क्या बन जाता है? जेली लाइक मास्क बन जाता है। और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ब्लड कोगुलेशन। उस इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ब्लड कोगुलेशन कहा जाता है। ठीक है। अब देखो कि द क्लोट इज मेश ऑफ थिन फाइब्रिन। जो क्लोट होता है वो मेश ऑफ थिन फाइब्रिल्स किसका बना हुआ होता है? थिन फाइब्रिल का बना हुआ होता है। और दीज फाइब्रिल्स, ये फाइब्रिल्स जो हैं वो कंसिस्ट ऑफ फाइब्रिन। किससे मिलकर बने हुए होते हैं? फाइब्रिन से मिलकर बने हुए होते हैं। एंड दीज फाइब्रिन्स कंसिस्ट ऑफ फाइब्रिनोजन। तो इसमें 3 टर्म याद रखना है आपको। कौन कौन सी टर्म? आपको एक तो रखना है फाइब्रिल्स, फाइब्रिल्स याद रखना है। एक रखना है फाइब्रिन, एंड रखना है फाइब्रिनोजन। यानी कि जो क्लोट होता है वो किससे मिलकर बना हुआ होता है? थिन फाइब्रिल्स, पतले फाइब्रिल से मिलकर बना हुआ होता है। थिन फाइब्रिल से मिलकर बना होता है। और जो जो फाइब्रिल्स होते हैं वो फाइब्रिल्स किससे मिलकर बने हुए होते हैं? फाइब्रिन से मिलकर बने हुए होते हैं। और जो फाइब्रिन है वो किससे मिलकर बने हुए होते हैं? फाइब्रिनोजन से मिलकर बने हुए होते हैं। यानी फाइब्रिनोजन से तो क्या बनता है? फाइब्रिन। और फाइब्रिन से क्या बनता है? फाइब्रिल बनता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। अगला है क्लोटिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन विच कोगुलेशन फैक्टर्स एक्टिवेट ईच अदर। क्लोटिंग क्या है? क्लोटिंग का मतलब एक ऐसी जटिल प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, कोगुलेशन जो फैक्टर होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं ईच अदर, आपस में क्या होते हैं, वो एक्टिवेट होते हैं। और देखो 13 डिफरेंट क्लोटिंग फैक्टर्स आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा विच आर प्रोड्यूस इन लीवर ओनली ओनली। देखो लीवर, लीवर में यहाँ तक कि 13 डिफरेंट क्लोटिंग फैक्टर्स, यानी जो 13 होते हैं वो अलग अलग प्रकार के क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं 13, जो कि प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा में। और जो कि प्रोड्यूस कौन करता है? लीवर प्रोड्यूस करता है। कौन प्रोड्यूस करता है? लीवर। ओनली जो थर्ड क्लोटिंग फैक्टर है वही वो है थ्रोम्बोप्लास्टिन, इज प्रोड्यूस्ड बाय अ डैमेज टिश्यू। तो 13 जो क्लोटिंग फैक्टर हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। जिनमें से जो 12 है उसको कौन प्रोड्यूस करता है? लीवर प्रोड्यूस करता है। ओनली वन, कौन सा वाला? वो भी थर्ड क्लोटिंग फैक्टर। उसको कौन प्रोड्यूस करता है? जो डैमेज होती है टिश्यू, जो हमारे डैमेज होते हैं उनसे क्या होता है? प्रोड्यूस होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या प्रोड्यूस होता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन, जो भी एक क्या है, थर्ड क्लोटिंग फैक्टर है। ठीक है। नॉर्मली द क्लोटिंग फैक्टर आर इन एक्टिव स्टेट। देखो नॉर्मली बात करें तो जो क्लोटिंग फैक्टर होते हैं वो इनएक्टिवेट होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। तो डू नॉट कॉज द क्लोटिंग, क्योंकि वो क्या नहीं कर पाते, फिर क्लोटिंग नहीं कर पाते। अब क्लोटिंग फैक्टर इनएक्टिवेट होते हैं पहले स्टेट में, तो वो क्लोटिंग नहीं कर पाते। और आफ्टर इंजरी होने के बाद, जब हमारी इंजरी लगती है तो क्लोटिंग जो होती है फैक्टर आर एक्टिवेट, क्लोटिंग फैक्टर एक्टिवेट हो जाते हैं और प्रोड्यूस अ क्लोट। यानी अगर नॉर्मली बात करें, यानी सामान्य स्थिति में बात करें, आपकी कोई भी चोट नहीं लग रही, तब क्या होगा, जो क्लोटिंग फैक्टर होंगे वो इनएक्टिवेट होंगे, इनएक्टिव स्टेट में होंगे। और वो कोई भी क्लोटिंग करने का काम नहीं करेंगे। और जब इंजरी होती है, क्या हो जाती है? इंजरी हो जाती है। तो इंजरी होने के बाद क्लोटिंग फैक्टर जो है वो क्या करते हैं? एक्टिवेट हो जाते हैं और प्रोड्यूस करते हैं क्लोट, यानी क्लोट फॉर्मेशन करने लग जाते हैं। ठीक है। अब देखिए ब्लड कोगुलेशन क्लोटिंग जो फैक्टर होते हैं, इसे ब्लड कोगुलेशन भी नाम आ सकता है, ब्लड क्लोटिंग भी आ सकता है। ठीक है। ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? तो 13 ब्लड क्लोटिंग फैक्टर हैं। तो अपन बात करें कि क्लोटिंग फैक्टर्स आर नंबर्ड अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी। उनके जो डिस्कवरी होती गई उनके नाम से रोमन नंबरिंग दिया गया उनको। फर्स्ट वाला होता है फाइब्रिनोजन, दूसरा होता है प्रोंथोमिन, थर्ड होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम, फिफ्थ होता है लेबाइल फैक्टर, और जो सिक्स होता है उसमें नॉट प्रेजेंट, कोई प्रेजेंट नहीं होता। और सेवंथ होता है जो स्टेबल फैक्टर होता है, एट्थ में एंटी हीमोफिलिक फैक्टर होता है, नाइन्थ में क्रिसमस फैक्टर होता है, टेंथ में स्टुअर्ट प्रूवर फैक्टर होता है, इलेवेंथ में प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट फैक्टर होता है, और 11 जो 12th है उसमें हेगमैन फैक्टर होता है, और जो 13 है उसमें फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर होता है। तो इनको आप स्क्रीनशॉट ले लो और इनको रट लो, जिसमें क्या आपको क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। तो फिर आपको जो अपन ब्लड कोगुलेशन की जो मैकेनिज्म पढ़ेंगे उसमें आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। तो पहला फाइब्रिनोजन, ठीक है, दूसरा प्रोथोम्बिन और तीसरा थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये मेन चीज़ है। ये तीनों जो फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीनों इंपॉर्टेंट है किसके लिए? मैकेनिज्म के लिए। कैसे मैं बताता हूँ आपको। देखो मैकेनिज्म ऑफ ब्लड कोगुलेशन, ब्लड कोगुलेशन की मैकेनिज्म की बात करें तो जो 3 स्टेज में क्या होता है ब्लड कोगुलेशन का होता है। ठीक है। तो पहली मैकेनिज्म फॉर्मेशन ऑफ प्रोथोम्बिन एक्टिवेटर। पहली प्रोसेस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ प्रोथोम्बिन एक्टिवेटर। प्रोथोम्बिन को एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पर क्या होता है? फॉर्मेशन होता है किसका? प्रोथोम्बिनेज का। प्रोथोम्बिनेज एक एंजाइम है जिसका एक्टिवेशन होता है किसके द्वारा?
अभी देखेंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ पहली प्रोसेस क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का फॉर्मेशन होना। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर इज फॉर्म्ड इन टू वेज, दो वे में क्या होता है, दो रास्तों से क्या होता है इसका फॉर्मेशन होता है। एक तो होता है एक्सटेंसिव पाथवे और एक होता है इंटेंसिव पाथवे। ठीक है, दो पाथवे हो गए। अब देखो, अगर पहली बात करें अपन कि जो एक्सटेंसिव पाथवे है, एक्सटेंसिव पाथवे की अपन बात करें तो एक्सटेंसिव पाथवे जो होता है उसमें क्या होता है, जब हमारी टिश्यू इंजरी होगी, कोई भी टिश्यू इंजरी हो गई, हमारे लग गई कहीं, तो टिश्यू इंजरी होने का क्या होगा, प्रोड्यूस थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोड्यूस होगा। मैंने बात की थर्ड क्लॉटिंग फैक्टर किससे होता है, डैमेज टिश्यू क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन डैमेज टिश्यू फॉर्म होगा, तो टिश्यू इंजरी होते ही हमारे टिश्यू डैमेज होंगे, टिश्यू डैमेज होते ही थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोड्यूस होगा उनके द्वारा। अब ये प्रोड्यूस होते क्या करेगा, ये इधर कैल्शियम आएगा, जो फोर्थ क्लोटिंग फैक्टर है कैल्शियम, वो आएगा और वो किसको, टेंथ वाले को एक्टिवेट कर देगा। टेंथ वाला जो फैक्टर है उसको क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा। अब टेंथ वाला फैक्टर कौन सा था, स्टुअर्ट प्रोवर फैक्टर। क्या कौन सा था, स्टुअर्ट प्रोवर फैक्टर। देखो दोबारा देखो इसमें, देखो कि कौन सा था, स्टुअर्ट प्रोवर फैक्टर। ये स्टुअर्ट प्रोवर फैक्टर है, ये क्या है, ये एक्टिवेट हो जाएगा। स्टुअर्ट प्रोवर फैक्टर ये एक्टिवेट हो जाएगा किसके द्वारा, अभी देखते हैं कि टिश्यू इंजरी हुई, प्रोड्यूस हुआ थ्रोम्बोप्लास्टिन, थर्ड क्लोटिंग फैक्टर है, कैल्शियम आया फोर्थ क्लोटिंग फैक्टर, और क्या किया, टेंथ को एक्टिवेट कर दिया, टेंथ वाले स्टुअर्ट प्रोवर फैक्टर को एक्टिवेट कर दिया। अब टेंथ वाले जो स्टुअर्ट प्रोवर फैक्टर है उस पर कौन एक्ट करेगा, वापस वही फिफ्थ फैक्टर, कौन सा फिफ्थ फैक्टर क्या करेगा, एक्ट करेगा, और कैल्शियम जो प्रोथ्रोम्बिनेज जो होता है उसको क्या हो जाएगा, बन जाएगा, प्रोथ्रोम्बिनेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो अपन ने बात की ये फिफ्थ वाला कौन सा है, लेबाइल फैक्टर है, और फोर्थ वाला है कैल्शियम। तो लेबाइल फैक्टर आएगा, लेबाइल फैक्टर आएगा और कैल्शियम आएगा, ये दोनों क्या कर देंगे, जो जो प्रोथ्रोम्बिनेज है उसको एक्टिवेट करने का काम करेंगे। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिनेज एक्टिवेट हो जाएगा। अब बात करें इंटेंसिव फतवे की, तो इंटेंसिव फतवे में क्या होगा, ड्यू टू एनी इंजरी, कोई भी इंजरी हो गई भाई, ब्लड वेसल्स डैमेज होगी, ब्लड वेसल्स डैमेज होती, जो ट्वेल्थ वाला जो फैक्टर है वो एक्टिवेट होगा और कैल्शियम आएगा। ट्वेल्थ वाला फैक्टर जब एक्टिवेट होगा तो उसमें कैल्शियम आएगा और टेंथ वाला वापस एक्टिवेट हो जाएगा, स्टुअर्ट ब्रुअर फैक्टर है वो एक्टिवेट हो जाएगा। और ट्वेल्थ वाला जो फैक्टर है वो है हैगमैन फैक्टर। कौन सा वाला फैक्टर है, हैगमैन फैक्टर। ठीक है, तो हैगमैन फैक्टर एक्टिवेट होगा और वह जब उस पर कैल्शियम एक्ट करेगा तो वो टेंथ वाले को एक्टिवेट कर देगा, और टेंथ वाले पर वापस वही कैल्शियम और लेबाइल फैक्टर यानी फिफ्थ वाला आएगा और प्रोथ्रोम्बिनेज बन जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोथ्रोम्बिनेज बनने की क्या है, दो प्रोसेस है, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव। इंटेंसिव का मतलब आंतरिक और एक्सटेंसिव का मतलब बाहरी। ठीक है, तो ये दो पाथवे से क्या होता है, फॉर्मेशन हो जाएगा प्रोथ्रोम्बिनेज का। और प्रोथ्रोम्बिनेज क्या है, प्रोथ्रोम्बिनेज का मतलब है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर है। कौन है, प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करने वाला फैक्टर। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन को क्या करने वाला, एक्टिवेट करने वाला फैक्टर है। अब अगली बात करें, दूसरी प्रोसेस है कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन की, जो कन्वर्जन होना किसका, प्रोथ्रोम्बिन का इनटू थ्रोम्बिन में। यानी अपन ने बात की प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, तो आपने फॉर्मेशन कर दिया, यानी प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करने वाला। ये देखो एक्सटेंसिव पाथवे और इंटेंसिव पाथवे से क्या आ गया, प्रोथ्रोम्बिनेज आ गया। प्रोथ्रोम्बिनेज पे कौन एक्ट करेगा, कैल्शियम, और क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन को किस में चेंज कर देगा, थ्रोम्बिन में चेंज कर देगा। सेकंड क्लॉटिंग फैक्टर है प्रोथ्रोम्बिन, उसको किस में चेंज कर देगा, थ्रोम्बिन में चेंज कर देगा। तो ये कौन कर रहा है, प्रोथ्रोम्बिनेज कर रहा है, जो कि अपन ने फर्स्ट प्रोसेस जो फर्स्ट स्टेज पढ़ी उसमें प्रोथ्रोम्बिनेज क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ, प्रोथ्रोम्बिनेज एक्टिवेटर फॉर्मेशन हुआ। ठीक है अब देखो अगला है कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन। कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन, फाइब्रिनोजन का किस में कन्वर्ट हो जाना, फाइब्रिन में। तो फाइब्रिनोजन जो है वह आएगा, फाइब्रिनोजन में कौन एक्ट करेगा, थ्रोम्बिन एक्ट करेगा, जो कि अपने सेकंड प्रोसेस में इसका फॉर्मेशन हुआ था। थ्रोम्बिन जब फाइब्रिनोजन पे एक्ट करेगा तो किस में चेंज कर हो जाएगा, फाइब्रिन में। और जो थ्रोम्बिन जो है वो फाइब्रिनोजन से एक तो फाइब्रिन बनाएगा और एक बनाएगा जो 13वां जो फैक्टर है उसको एक्टिवेट कर देगा। 13वां फैक्टर कौन सा होता है, फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, यानी फाइब्रिन को स्टेबलाइज करने वाला फैक्टर। देखो जब फाइब्रिनोजन से थ्रोम्बिन एक्ट करेगा तो फाइब्रिन बन रहा है, तो फाइब्रिन क्या होता है, लूज थ्रेड होता है। क्या होता है, लूज, एक धागे की समान संरचना होती है, लूज होता है लेकिन। ठीक है, तो लूज होता है। तो जो 13वां फैक्टर है कौन सा, जो फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, वो क्या करेगा, फाइब्रिन पे एक्ट करेगा और उसके साथ कैल्शियम भी आएगी, कैल्शियम आएगा और उसको फाइब्रिन में चेंज कर देगा। कौन से वाले, टाइट थ्रेड वाले में। टाइट थ्रेड क्या करेगा, टाइट थ्रेड फाइब्रिन में चेंज कर देगा। ठीक है, और जब ये फाइब्रिन है टाइट थ्रेड वाला, उसके उसके कौन बाइंड हो जाएगा, प्लेटलेट्स। अब प्लेटलेट्स बाइंड होते क्या होगा, ब्लड क्लॉट हो जाएगा, और ब्लड क्लॉट होते परमानेंट सिसेशन और ब्लड ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी, परमानेंट स्टॉप हो जाएगी ब्लीडिंग। तो ये क्या हो जाएगा, ब्लड कोगुलेशन। पूरी अपन ने मैकेनिज्म पढ़ ली। इसकी 3 स्टेज होती है, जिसमें फर्स्ट स्टेज में जो होता है वो क्या होता है, फर्स्ट स्टेज में तो होता है प्रोथ्रोम्बिनेज एक्टिवेटर, जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर होता है उसका फॉर्मेशन होता है, यानी प्रोथ्रोम्बिनेज का फॉर्मेशन होता है। दूसरी प्रोसेस में बात करें
तो कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन में चेंज हो जाता है किसके द्वारा, प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम के द्वारा। और फिर लास्ट वाली प्रोसेस है कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन, फाइब्रिनोजन किस में चेंज होता है, फाइब्रिन में, और फाइब्रिन प्लेटलेट्स के साथ मिलकर क्या कर लेता है, ब्लड को लोड करने का काम करता है। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस हो गई। ठीक है,